माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 31 मई सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात। बैंकिंग का दूसरा टूल है IMPS यानी इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। इसकी खासियत है कि आप इसमें रियल टाइम में पैसा ट्रांसफर लिमिट 2 लाख रुपए तक की होती है। तीसरा टूल है RTGS यानी रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये काफी फास्ट और सिक्योर्ड मोड माना जाता है। इसमें आपको मिनिमम 2 लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन करना होता है। जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, सिक्योर्ड मोड ऑफ पेमेंट यानी कि NEFT, RTGS या IMPS के माध्यम से ही करें, ताकि आपका ट्रांजैक्शन एकदम सेफ एंड सिक्योर्ड रह सके। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहा है। तो RBI के बैंकिंग लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में थर्ड अंपायर, वैसे ही RBI का बैंकिंग ओम्बड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो RBI के बैंकिंग ओम्बड्समैन में कंप्लेंट करो। यह RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। समझे? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दुनिया में कई काम बड़े मुश्किल हैं, जैसे कि चंद मिनटों में चांद पर पहुंचना, टूथपेस्ट में पेस्ट को वापस डालना। और भैया एक काम है जो है बेहद आसान। अरे भाई वही आधार कार्ड में अपना एड्रेस अपडेट करना। इसके लिए बस आपको UIDAI की वेबसाइट पे जाना है, अपना आधार नंबर डालकर OTP जनरेट करना है, फिर फॉर्म में OTP डालकर अपडेट एड्रेस कर कंफर्म करना है, और लो हो गया आपका आधार में एड्रेस अपडेट। आप भी आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। नमस्कार। कोरोना के खिलाफ जंग जारी है और इससे बचाव ही इसके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। भारत में हालांकि कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन खास बात यह है कि इस बीमारी से ठीक होने वालों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है और वर्तमान में रिकवरी दर 41% से ऊपर है। कोरोना से जुड़ी सभी अहम खबरों के साथ हम हाजिर हैं अपने इस शो कोरोना पर नजर के साथ। मैं हूं तेजिंदर सिंह और शुरुआत करते हैं फास्ट न्यूज के साथ। गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा, विदेश से लौटे भारतीयों को होटलों से बकाया पैसा दिलाया जाए। क्वारंटीन को 14 दिनों से घटाकर 7 दिन करने के बाद गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश। वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों की हो रही है स्वदेश वापसी। वंदे भारत मिशन के विस्तारित दूसरे चरण में 60 देशों से 1 लाख फंसे हुए भारतीयों को वापस लाया जाएगा। देश में श्रमिक रेलगाड़ियों से प्रवासी श्रमिकों का अपने घरों को जाना जारी। अब तक 3,274 श्रमिक ट्रेनों से करीब 44 लाख लोग अपने गंतव्य तक पहुंचे। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 83,004, 64,425 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। कोविड-19 के कारण 4,337 लोगों की मौत। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले आरोग्य सेतु ऐप को किया ओपन सोर्स। विश्व में ओपन सोर्स बनने वाला पहला सरकारी उत्पाद। आरोग्य सेतु ऐप से 8 लाख लोगों ने किया सेल्फ असेसमेंट। 11.5 करोड़ लोग ऐप का कर रहे हैं इस्तेमाल। विश्व भर में कोरोना वायरस से 55,84,000 लोग प्रभावित। मृतकों की संख्या 3,46,000 के पार पहुंची।
ब्रिटेन ने लॉकडाउन में राहत देते हुए दुकानों को फिर से खोलने का किया फैसला। यूरोपीय देश अपनी सीमाओं को खोलने पर कर रहे हैं विचार। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि विदेश से आने वाले नागरिकों के लिए संस्थागत क्वारंटीन के नियमों में बदलाव के बाद अब संस्थागत क्वारंटीन 14 दिनों से घटाकर 7 दिन का कर दिया गया है। पहले लोग 7 दिन निर्धारित होटलों में क्वारंटीन रहेंगे और मेडिकल जांच के बाद 7 दिन घर में क्वारंटीन रहेंगे। ऐसे में विदेश से आने वाले काफी लोगों ने होटलों को 14 दिन के लिए भुगतान कर दिया था, लेकिन संशोधित गाइडलाइंस जारी होने के बाद 7 दिन का क्वारंटीन पूरा करके जब लोग घर जाने लगे तो कुछ होटल वालों ने शेष पैसा लौटाने से मना कर दिया। यह मामला नोटिस में आने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संज्ञान लेते हुए राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर कार्रवाई करने को कहा है। गृह सचिव ने कहा कि राज्य होटलों को लोगों से केवल 7 दिन के संस्थागत क्वारंटीन का किराया वसूल कर उनकी शेष धनराशि वापस लौटाने के निर्देश दें। केंद्र सरकार ने विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के दूसरे चरण में 169 उड़ानों को शामिल किया है। दूसरे चरण के इस विस्तारित भाग में नई उड़ानें शामिल की जाएंगी। इसके तहत 60 देशों से 1 लाख भारतीयों को स्वदेश लाया जाएगा। स्वदेश से वापस लाने के विश्व के इस सबसे बड़े मिशन वंदे भारत के अंतर्गत खाड़ी देशों से सबसे अधिक उड़ानें आई हैं। विस्तारित चरण में खाड़ी देशों के लिए 140 से अधिक उड़ानें निर्धारित की गई हैं। इन नई उड़ानों में संयुक्त अरब अमीरात के लिए लगभग आधी संख्या में उड़ान भरी जाएंगी। दूसरे चरण में इस कार्यक्रम के तहत उड़ानों की कुल संख्या 429 हो जाएगी। खाड़ी देशों में भारतीयों की बढ़ती मांग के कारण उड़ान संख्या बढ़ाई गई है। अतिरिक्त उड़ानों में संयुक्त अरब अमीरात से 81, सऊदी अरब और ओमान से 15-15, कुवैत से 14, कतर से 11 और 5 उड़ानें बहरीन से स्वदेश आएंगी। वंदे भारत मिशन इस महीने की 7 तारीख को शुरू किया गया था और इसके तहत 30,000 से अधिक भारतीयों को अब तक विदेशों से भारत लाया जा चुका है। दूसरे चरण में इस्तांबुल, लागोस तथा अमेरिका और यूरोप के लिए उड़ानें निर्धारित हैं। समूचे विश्व के 98 देशों से इस मिशन के तहत भारतीयों ने अपना पंजीकरण कराया है। कोविड-19 वैश्विक महामारी और लॉकडाउन के दौरान विभिन्न देशों में फंसे भारतीय प्रवासियों को वतन वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन जारी है। इस मिशन के तहत बिहार के लिए लैंडिंग पॉइंट गया जिले को बनाया गया है। गौरतलब है कि 18 मई 2020 से हवाई जहाज आ रहे हैं। अब तक यूके, मस्कट और दोहा से उड़ानें आ चुकी हैं। कल बिश्केक से 127 अप्रवासी स्वदेश आए हैं। अप्रवासी भारतीयों को मेडिकल स्क्रीनिंग करके क्वारंटाइन सेंटर पहुंचाया जा रहा है। प्रॉब्लम नहीं थी, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है और इंडियन एम्बेसी का बहुत साथ था, लेकिन फाइनली हम लोग को एक था कि अपना घर जाएंगे, अपने मम्मी पापा के पास रहेंगे, इसलिए हम लोग सुकून से यहाँ आना चाहते हैं। परेशानी कुछ नहीं है, एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट अच्छा प्रोवाइड की और इंडियन एवरीथिंग हम लोग को मिला, फूड और किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई। थैंक यू टू माई गवर्नमेंट एंड इंडियन एम्बेसी और मुझे यहाँ लाने के लिए। और हम लोग बाहर में रहते हैं, बाहर देश में रहते हैं, हमारी पहचान इंडिया ही है और सर दिल से सैल्यूट करते हैं। देश में प्रवासी मजदूरों को उनके घरों में पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेन के चलने का सिलसिला लगातार जारी है। भारतीय रेल की ओर से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय रेल ने 25 मई तक 3,274 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। लगभग 44 लाख लोगों को गंतव्य तक पहुंचाकर रिकॉर्ड कायम किया। इस दौरान रेलवे ने 74 लाख लोगों तक खाना बांटा और 1 करोड़ पानी की बोतल भी बांटी। इसके अतिरिक्त रेलवे दिल्ली को जोड़ने वाली 15 जोड़ी विशेष ट्रेन चला रही है। साथ ही 1 जून से 200 और रेल चलाने की योजना है। देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मरीजों की संख्या 83,004 हो गई है। 64,425 मरीजों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। कोविड-19 के कारण 4,337 लोगों की मौत हुई है। और अब बात कुछ ऐसी खबरों की जो अपुष्ट हैं और लोगों के बीच अफवाह फैला रही हैं। लॉकडाउन के बीच कल सोशल मीडिया पर स्कूल और कॉलेजों के खुलने को लेकर कुछ खबरें वायरल हुईं। इन खबरों में कहा गया था कि गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को शैक्षणिक संस्थानों को खोलने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय ने ऐसी सभी खबरों को बेबुनियाद बताया है। हकीकत यह है कि मंत्रालय ने साफ कहा है कि लॉकडाउन में जारी दिशा निर्देशों के मुताबिक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी गई है। लिहाजा स्कूल कॉलेज खोलने की खबर महज एक अफवाह है और इस प्रकार की फेक न्यूज पर भरोसा ना करें। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कोरोना महामारी के बीच लोगों से सहयोग और दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है, अपितु कोरोना के सक्रिय मामले बढ़ सकते हैं। साथ ही पेमा खांडू ने कहा कि इस महामारी से निपटने के लिए राज्य और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। आने वाला दिनों में हम सबका माइंड, हम सबका मेंटल कंडीशंस और भी हम लोग को तैयारी करना है कि पॉजिटिव केस और भी आएंगे। मगर मैं आप सबको ये अनुरोध करना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पॉजिटिव केस आने से भी आप लोग पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। भारत सरकार और राज्य सरकार हम सभी ने मिलके अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हम लोग बहुत अच्छी तरह हम लोग ने बनाया हुआ है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन फैसिलिटी से लेके हमारा कोविड केयर सेंटर, इसके बाद हमारा डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर से लेके हमारा स्टेट कोविड हॉस्पिटल तक हमारा एसओपीज पूरा तैयार है। और आइए अब देखते हैं ग्राउंड जीरो से कुछ खबरें। और अब बात भारतीय रेल की। एक ओर जहां भारतीय रेल देश भर में जरूरी सामानों की आपूर्ति के साथ साथ श्रमिक, स्पेशल और अन्य रेलगाड़ियों का संचालन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भारतीय रेल बड़े पैमाने पर पीपीई किट, मास्क और सैनिटाइजर्स का भी निर्माण कर रही है ताकि कोरोना संक्रमण के खतरे से बचाव हो सके। देखिए हमारे संवाददाता अभिषेक सिंह की हरियाणा स्थित जगाधरी रेल वर्कशॉप से यह खास रिपोर्ट। लॉकडाउन के बीच भारतीय रेल न सिर्फ प्रवासी श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रही है, बल्कि देश भर में अपने रेल कारखानों और वर्कशॉप में बड़े पैमाने पर मास्क, पीपीई किट और सैनिटाइजर का भी उत्पादन कर रही है। ये नजारा है हरियाणा के यमुनानगर स्थित जगाधारी रेल वर्कशॉप का, जहां भारतीय रेल के कर्मचारी पीपीई किट बना रहे हैं। लॉकडाउन से पहले यहां रेल डिब्बों के मरम्मत का काम होता था, लेकिन अब वहीं कर्मचारी आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में पीपीई किट और मास्क बना रहे हैं, वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए। भारतीय रेल का ये डिसीजन था कि हम लोग इस पीपीई किट को डिज़ाइन करें। सबसे पहले की पीपीई किट यहीं पे डिज़ाइन किया गया था जगाधरी में, तो इसको हमने डीआरडीओ से अप्रूवल भी लिया है। हम लोग मास्क बना रहे हैं, जो अपने ही स्टाफ जो ट्रैक पे काम कर रहे हैं, जो लोग सिग्नल मेंटेनर्स हैं, जो हमारे ये कैरेज वैगन के जो स्टाफ हैं, जो ये जो ट्रेनें चल रही हैं इनके मेंटेनेंस में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए हमने अपने भी कारखाने के लोगों के लिए मास्क बनाए हैं। यही नहीं, कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए यहाँ बड़े पैमाने पर सैनिटाइजर का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसकी सप्लाई पूरे उत्तर रेलवे में की जा ररही है। किस तरीके से यहाँ पर सैनिटाइजर तैयार किया जाता है और इसका मानक क्या है? ठीक, यहाँ पर सैनिटाइजर जो है WHO की गाइडलाइन के हिसाब से बनाया जाता है और इसमें 75% अल्कोहल है, जबकि बाजार में जनरली जो मिलता है वो 60 से 65% का ही अल्कोहल बेस होता है। इसके अलावा इस वर्कशॉप में जरूरत के मुताबिक अलग अलग किस्मों के हैंड फ्री वॉश बेसिन का भी निर्माण किया जा रहा है, ताकि इनका उपयोग रेल कारखानों के अलावा रेलवे स्टेशनों पर भी हो सके। के लिए भारतीय रेल जो है वो इस तरीके का उसने डिजाइन किया है, फुट ऑपरेटेड हैंड वॉश। मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, आपने पैडल को यहाँ पर पुश किया और ऊपर जो है आपको पानी का फ्लो मिल रहा है। यहाँ पर इसी तरीके के काफी सारे डिजाइन हैं, इसके इम्प्रूव डिजाइन भी है। इसमें सेंसर 3-in-1 मैकेनिज्म दिया गया है, सेंसर बेस्ड है, एक कॉन्टैक्ट पैडल बेस्ड है और तीसरा मैनुअल मैकेनिज्म है। कोविड-19 के खतरे को देखते हुए भारतीय रेल पहले ही 5000 कोच को आइसोलेशन वार्ड में बदल चुकी है, जिसमें 80,000 लोगों के लिए बेड उपलब्ध हैं। रेलवे की योजना आने वाले वक्त में जरूरत के मुताबिक ऐसे और रेल डिब्बों को आइसोलेशन वार्ड में बदलने की है। साथ ही साथ देश आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए भारतीय रेल पीपीई किट, मास्क, सैनिटाइजर बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। तो आपने देखा भारतीय रेल के कोरोना वॉरियर्स को, जो इस लॉकडाउन के बीच भी लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज के लिए पीपीई किट बना रहे हैं, सैनिटाइजर बना रहे हैं, मास्क बना रहे हैं। और साथ ही साथ अगर इस रेल कारखाने की बात करें तो यहाँ पर इस लॉकडाउन के बीच 160 आइसोलेशन कोच भी तैयार किया गया है। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ अभिषेक सिंह, डीडी न्यूज, जगाधरी।
और भारतीय रेल लगातार मुसाफिरों के लिए सेवाएं मुहैया कराने की कोशिशों में जुटी है। ट्रेन की बोगियों में कितना सोशल डिस्टेंसिंग का हो रहा है पालन और मुसाफिर यात्रा के दौरान कैसा कर रहे हैं महसूस, ये जानने के लिए हमारे रेल संवाददाता राजेश राज ने दिल्ली मुंबई स्पेशल ट्रेन की बोगी में मुसाफिरों की नब्ज टटोलने की कोशिश की। मुसाफिरों के अलावा उत्तर रेलवे के CPRO दीपक कुमार भी बातचीत का हिस्सा बने। तो आइए चलते हैं दिल्ली मुंबई स्पेशल ट्रेन की बोगियों में और जानते हैं किस तरह से वहां सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का ये प्लेटफॉर्म नंबर 1, जहां पर मुंबई के लिए स्पेशल ट्रेन लगी है और उस ट्रेन के भीतर हम दाखिला पा रहे हैं। उसके अंदर चलेंगे, मुसाफिरों से बात करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रेन है इसमें ये AC 2 बॉगी है। देखिए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत एक बर्थ पर 2 लोग बैठे हैं और दोनों मास्क लगाए हुए हैं। दूरियों का भी पालन किया जा रहा है और तमाम जो लोग हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग के तहत सीटों पर बैठे हुए हैं, यह आप देख सकते हैं। और हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के CPRO अभी मौजूद हैं। हम उनसे जानने की भी कोशिश करेंगे कि कितना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, कितना संतुष्ट हैं आप अपनी व्यवस्था से। देखिए, मेरे संतुष्ट होने से कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पैसेंजर जब तक संतुष्ट नहीं होता, हमारे लिए जो है वो कस्टमर इज अ किंग। भारतीय रेल एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है और मुसाफिरों के हितों का ख्याल भी रख रहा है। पैसेंजर्स मतलब ट्रस्ट करके ट्रैवल कर सकते, जिस हिसाब के अरेंजमेंट किए गए उसके बेसिस पे। हम CPRO नॉर्दर्न रेलवे से जानेंगे मुसाफिर का ट्रस्ट जो है वो भारतीय रेल पर एक बार बढ़ा है। वो कह रही हैं कि ट्रस्ट किया जा सकता है, यात्रा की जा सकती है। आपने खुद पूछा पैसेंजर से, उन्होंने बोला कि उनको ट्रस्ट है और सोशल डिस्टेंस से वो प्रॉपरली जो भारतीय रेल मेंटेन कर रहा है और सारे के सारे जो कोविड गाइडलाइंस हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है। मुसाफिर भी हैं, क्यों ना हम इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करें। हाँ, मैं सुरक्षित यात्रा कर पा रहा हूँ। जैसे गेट पे स्क्रीनिंग हो रही है, सारा टेम्परेचर वगैरह चेक हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन है। तो जो आ रहे थे मुसाफिर, तो उनका जो फोटोज वगैरह, जो ID प्रॉपर है, प्रॉपर ID वो टिकट्स जो है चेक करके ही अंदर आने दिया जा रहा था। मुसाफिरों ने भारतीय रेल पर एक बार फिर ट्रस्ट किया है, भरोसा किया है और वो कहते हैं कि हम सुरक्षित यात्रा जो है वो कर सकते हैं। जिस तरीके से रेलवे स्टेशन के बाहर से लेकर ट्रेन के अंदर आने तक भारतीय रेल के द्वारा स्वच्छता और तमाम तरह के सुरक्षा के जो इंतजाम किए गए हैं वह काबिल तारीफ है और भारतीय रेल मुसाफिरों का विश्वास जीतने में कामयाब हुई है। कैमरामैन मोहित के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और कोविड-19 के प्रकोप के बीच भी कुछ राज्यों से अच्छी खबरें आ रही हैं। कोरोना महामारी के दौर में हर किसी पर समय, मानसिक व शारीरिक दबाव है। इसके बावजूद इस महामारी से फ्रंट लाइन पर लड़ रहे कोरोना योद्धा हर दबाव को दरकिनार कर मानवता पर आए संकट को सफलतापूर्वक टालने में लगे हुए हैं। इस काम में इन कोरोना योद्धाओं को हर रोज जहां नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, वहीं इन्हें भी कई बार डर सताता है। लेकिन कहते हैं कि डर के आगे जीत है। इसी कहावत को सही साबित कर रहे हैं कोरोना योद्धा, लगातार अपनी ड्यूटी पर डटे हुए हैं। पेश है ये रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण को रोकने में जितनी महत्वपूर्ण भूमिका इस समय चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोग निभा रहे हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका पुलिस की भी है। सीमांत जिला चंबा की सीमा पंजाब और जम्मू कश्मीर से लगती है। ऐसे में इन राज्यों से आने वाले लोगों को सीमा पर रोकना और उनकी जांच कर उन्हें संस्थागत अथवा होम क्वारंटाइन में भेजने की पूरी जिम्मेवारी जिला पुलिस पर है। जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका बुटुंगुरु के मुताबिक पुलिस इस जिम्मेवारी को बखूबी निभा रही है। यही कारण है कि जिले में कोरोना नियंत्रित है। डिस्ट्रिक्ट चंबा में हमने जो इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर्स हैं उसमें पूरी फोर्स लगाई हुई है। हर एक की चेकिंग के साथ विद परमिट एंट्री हो रही है। इम्पोर्टेंट चीज आजकल ये है कि जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनको, और जो हाई रिस्क पे है उनको हमने होम क्वारंटीन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखा हुआ है।
तो पूरा मैकेनिज्म बना हुआ है होम क्वारंटीन मेंटेन करने का, चेक करने का कि सारे लोग घर पे रहें, कहीं बाहर नहीं जाएं। लॉकडाउन में कर्फ्यू रिलैक्सेशन के टाइम पर हम मेन बाजार में यातायात को देख रहे हैं। जो बाजार है इसमें हम इमरजेंसी गाड़ियों को ही अलाउ किया हुआ है, बाकी हमारे जो एंट्री पॉइंट है उनमें नाके लगे हुए हैं और इमरजेंसी के अलावा किसी गाड़ी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। इस ड्यूटी में हम जहाँ तक खुद भी सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं तथा लोगों को भी सोशल डिस्टेंस के बारे में जागरूक कर रहे हैं और लोगों का काफी हमें सहयोग मिल रहा है। जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजेश गुलेरी का कहना है कि चिकित्सा व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए ये समय अत्यधिक मानसिक दबाव वाला है, लेकिन डॉक्टरों से लेकर पैरामेडिकल तक सभी अपना उत्तरदायित्व बखूबी निभा रहे हैं। पूरा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, अधिकारी सभी अपने अपने स्तर पर अपना अपना प्रयास कर रहे हैं कि इस लड़ाई में हम सभी अपना योगदान दें। ये सच है कि सभी के ऊपर इस समय पर मानसिक, शारीरिक हर किस्म का प्रेशर तो रहता ही है, मगर ये समय है कि हर व्यक्ति, और हर व्यक्ति कर भी रहा है, समाज का हर वर्ग का व्यक्ति कर रहा है, अपना सहयोग दे रहा है, तो इसी तरह स्वास्थ्य विभाग भी अपना कार्य सुचारू रूप से कर रहा है। चंबा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल प्रशासन भी इस महामारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। अभी जो है कोरोना से रिलेटेड जो है हमारी काफ़ी अच्छी सर्विलेंस है और हमारे यहाँ जो है सबसे पहले बाहर आते ही पेशेंट को जो है अगर फ्लू लाइक सिम्टम है तो फ्लू ओपीडी है उसमें लिया जाता है। उसके साथ ही हमने कियोस्क बना लिया है, कियोस्क में उसके सैंपल लिए जाते हैं और जितने भी केसेस होते हैं उनके जो सैंपल जो है वो टांडा भेजे जाते हैं उसको एग्जामिनेशन के लिए। क्योंकि मरीज सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो उनको जो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए, सिक्योरिटीज़ के लिए हमने गाइडलाइंस भेज दी हैं कि वो लोगों को कम से कम 2 मीटर जो है दूर रखा जाए। सबको अवेयर रहने की जरूरत है, बार बार अपने हाथ धोएं, अपने आप को सोशली लोगों से दूर रखें। चंबा मेडिकल कॉलेज में ही स्टाफ नर्स पूनम का कहना है कि कोरोना में सतर्कता ही बचाव का सबसे बेहतर तरीका है। यहाँ पे बहुत से मरीज तो आ रहे हैं पर हम पूरी प्रिकॉशंस के साथ उनको हैंडल कर रहे हैं और जो भी पेशेंट आता है यहाँ पे कैजुअलिटी में उसको हम 2 मीटर के डिस्टेंस रख के उनको हैंडलिंग करते हैं। हम तो पेशेंट्स से यही बोलते हैं कि अगर अननेसेसरली आप हॉस्पिटल में ना आए, छोटी सी चीज़ों को आप घर में भी ट्रीट कर सकते हैं, ज़्यादा अननेसेसरली हॉस्पिटल आने की ज़रूरत नहीं है। वहीं चंबा में सफाई कर्मचारी बीना देवी और निर्मला देवी कहती हैं कि समाज के स्वस्थ रहने पर ही उसे बीमारियों से बचाया जा सकता है। कोरोना की वजह से यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है, हम अपनी ड्यूटी दे रहे हैं अच्छे से और जब हम खुद की सफाई रखेंगे तो दुनिया ठीक होगी। सफाई के लिए हमें भी ग्लव्स और मास्क दिए हुए हैं, इसीलिए हम भी बीमारी से बचे रहें। कोरोना की बीमारी चल रही है इसलिए हम तो सफाई में लगे हुए हैं क्योंकि हम भी साफ सुथरे रहेंगे और हमारी वजह से और लोग भी साफ सुथरी तरह से बच सकेंगे। कोरोना महामारी से बचने के लिए अब तक 4 लॉकडाउन हो चुके हैं। ऐसे में ये कहना गलत न होगा कि यदि भीड़ से बचा जाए और एहतियात बरतें तो इस बीमारी से सुरक्षित रहा जा सकता है। कोरोना योद्धाओं को दिल की गहराइयों से सलाम। चंबा से विकास ठाकुर की रिपोर्ट के साथ तारिक रात्र, डीडी न्यूज शिमला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और मिस्र के नागरिकों के लिए ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। बधाई को स्वीकार करते हुए मिस्र के राष्ट्रपति ने मिस्र और भारत को दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक के रूप में संदर्भित किया और तेजी से बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के बारे में खुशी व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 संकट के दौरान मिस्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए मिस्र के अधिकारियों के सहयोग की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिस्थितियों के अनुकूल होने पर मिस्र के राष्ट्रपति से मिलने की इच्छा व्यक्त की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेलीफोन पर कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी और कतर के नागरिकों के लिए ईद उल फितर की शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के दौरान कतर में भारतीय नागरिकों के कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए कतर के अमीर द्वारा दी गई व्यक्तिगत देखभाल की गर्मजोशी से सराहना की। इसके जवाब में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने कतर में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्तमान स्थिति के दौरान
भारत से कतर को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए भारतीय अधिकारियों द्वारा ध्यान देने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी के आने वाले 40वें जन्मदिन के लिए अपनी हार्दिक बधाई दी और उनके निरंतर अच्छे स्वास्थ्य और सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर बेलिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान ऑस्ट्रिया के राष्ट्रपति ने हाल ही में आए चक्रवाती तूफान अम्फन से भारत में हुए नुकसान और जानमाल की हानि को लेकर अपनी संवेदनाएं प्रकट की। दोनों नेताओं ने कोविड महामारी के कारण स्वास्थ्य और आर्थिक क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों को लेकर दोनों देशों के द्वारा इससे निपटने के उपायों पर विचार साझा किए। दोनों नेताओं ने महामारी से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर भी सहमति जताई। कोविड महामारी से निपटने के बाद की स्थिति में दोनों नेताओं ने आपसी हित के तमाम क्षेत्रों में आपसी रिश्तों को और भी मजबूत करने की बात दोहराई। खासकर ढांचागत क्षेत्र, तकनीक, अन्वेषण और अनुसंधान के क्षेत्रों में आपसी सहयोग बढ़ाने पर दोनों नेता सहमत हुए। दोनों नेताओं ने उम्मीद जताई कि दुनिया इस महामारी से उबरकर बाहर आएगी और इसके बाद सबका फोकस वैश्विक पर्यावरण की सेहत पर होगा। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में अहम भूमिका निभाने वाले आरोग्य सेतु ऐप को ओपन सोर्स कर दिया गया है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप 15 दिनों में 50 मिलियन ग्राहकों और 40 दिन में 100 मिलियन ग्राहकों तक पहुंच गया है। ऐप ने समय से पहले ही 3 से 17 दिनों में 3000 से अधिक हॉटस्पॉट की पहचान की। आरोग्य सेतु, India's COVID-19 contact tracing, syndromic mapping and self-assessment mobile application is now open source. Transparency, privacy and security have been the core design principles of Arogya Setu since its inception, and opening the source code up to the developer community signifies Government of India's continuing commitment to these principles. नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा कि विश्व में ओपन सोर्स बनने वाला पहला सरकारी उत्पाद है। ऐप से 8 लाख लोगों ने सेल्फ असेसमेंट किया है और 11.5 करोड़ लोग ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। This is a very, very unique thing to be done because no other government product anywhere in the world has been open sourced at this scale, anywhere in the world. And this product has had many firsts. Today, its scale and size is 115 million. It cuts across every single smartphone. It cuts across geo feature phones. It cuts across IVRS on 1921 calls. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की महानिदेशक डॉक्टर नीता वर्मा ने कहा कि सरकार सोर्स कोड के साथ विस्तार से विवरणिका दे रही है। साथ ही कोड बाउंटी या बग बाउंटी का भी प्रावधान किया गया है। कोड में सुधार के लिए सुझाव भी दिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मध्यरात्रि के बाद से सोर्स कोड पा सकते हैं। We will really welcome your inputs with respect to identifying any vulnerability or any kind of a code improvement. In fact, to encourage you, help us improving its present security, as well as to help you improve quality of code, we have also announced some kind of a something which we call bug bounty and code improvement bounty program. We have very clearly indicated there are 3 different categories in which we have identified through which this the vulnerability which could be possible, through which you could breach this code. And for each of this category, there is a cash prize of 1 lakh for each of you. So I urge all of you to go through and try. और आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर में कोविड-19 से क्या है हाल।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 55,84,000 के पार पहुंच गई है। वहीं इस महामारी से मरने वालों की संख्या 3,49,000 के पार है। दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में संक्रमण से मरने वालों की तादाद 98,000 के पार पहुंच गई है। वहीं संक्रमित लोगों की संख्या 16,80,000 के पार है। तो दुनिया भर में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 55 लाख के पार पहुंच गई है और श्रीलंका ने भारत को आश्वासन दिया है कि कोरोना संकट के इस वक्त में वो भारत के साथ मजबूत और गहरे सहयोग के लिए प्रतिबद्ध हैं। श्रीलंका के विदेश मंत्री दिनेश गुणावर्धना ने वहां भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले के साथ एक औपचारिक मुलाकात के दौरान ये भरोसा दिया। इस दौरान दोनों ने कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की। बागले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पड़ोसी पहले की नीति के तहत श्रीलंका के साथ गहरे सहयोग जीवन की वंटू का मन हो जाए लौटे कविता की ओर दिल बोले हर दिल बोले कवियों की हंसी ठिठोली जैसे चूरन की गोली हर प्यारी इनकी है बोली बोली का ही है जोर दिल बोले हर दिल बोले बच्चन की है दिनकर की घर घर में